ठीक है, मैं ये बता दे रही हूँ आप लोगों को है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का पहले बेसिक आइडिया समझ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल अगर लेमैन लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो आइडिया सबको होगा कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। हम कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट पर ये सामान दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ये हमने ये दिया हुआ है, घर दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पर हमने दुकान दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट पर हमने किसी को काम करने के लिए कहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर हमने किसी को घर बनाने के लिए दिया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया है कि किसी इंसान से अग्रीमेंट किया है, ठीक है, इस काम को करने के लिए, उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में कुछ भी हम दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी कुछ वैल्यू है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि मान लेते हैं इनफैक्ट ए है, वो क्या है, खरीदने जा रहा है बी के पास एक पेन, ये भी क्या है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल लिखित हो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या है, ये भी एक आपस, ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ए जो है बी की जमीन खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ठीक है, इसके बदले में इसने क्या दिया है, पैसे दिए हैं, ये भी क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी, जहां पास भी हम क्या कर रहे हैं, किसी कोई क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, हम किसी सामान को दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है, बेनिफिट हम रिसीव कर रहे हैं, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और उसके लिए हमने क्या किया, पहले से कुछ अग्रीमेंट किया, सहमति की है कि हम ये वाला सामान इस चीज में खरीद, इतने प्राइस में खरीदना चाहते हैं, सामने वाला बंदा भी बोला हाँ ठीक है, इट्स ओके, आप ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस प्राइस पे देने में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उस चीज का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसने मुझे वो सामान दिया है, मैंने उसको वो पैसे दिए हैं, तो ये क्या कहला रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का एक और खास बात क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है, तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत में इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भले हम लोग कह रहे हैं, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि ये इलीगल है, ठीक है, और जो भी चीजें इलीगल होंगी वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा इलीगल चीजों को। हम ड्रग्स बेच रहे हैं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, नहीं कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कोई भी इलीगल चीज, ऐसी चीज जिसको कानून ने प्रोहिबिट किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग क्या होगा, इलीगल हो जाएगा, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कोई भी चीज हम क्या कर रहे हैं, अग्रीमेंट कर रहे हैं, दो लोग मिल करके अग्रीमेंट कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, रजामंदी हो रही है दोनों के बीच में कि ये वाला चीज क्या है, हमारे बीच में ट्रांजैक्शन होगा इस चीज का, उसके बदले में कुछ ना कुछ वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जा रहा है, वैल्यू दी जा रही है, और उस पर क्या है, वो क्या है, इलीगल नहीं है, प्रोहिबिटेड इन लॉ नहीं है, ठीक है, तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में इसको हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, अनलाइक टॉर्ट लॉ, इट इज कोडिफाइड। दो तरह के लॉ होते हैं, एक कोडिफाइड लॉ होता है, एक अनकोडिफाइड लॉ होता है। क्या फर्क है कोडिफाइड और अनकोडिफाइड के बीच में? कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मतलब ये होता है कि वहां की कंट्री ने क्या किया, वहां की पार्लियामेंट ने क्या किया है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया है, उस चीज को क्या करने के लिए, एक लीगल वैलिडिटी देने के लिए पार्लियामेंट ने या फिर वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको पास की है एज एन एक्ट, तब वो कहलाता है कोडिफाइड। टॉर्ट के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, तो टॉर्ट एक कोडिफाइड नहीं है। क्यों नहीं है कोडिफाइड? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट या हमारी इंडिया की कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको अपने यहाँ क्या किया है, पास नहीं किया है, एक्ट नहीं बनाया है। कोई भी लॉ एक्ट कैसे बनता है, पार्लियामेंट में। कैसे, पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कोई भी एक्ट कैसे बनता है, तो पहले क्या है, पार्लियामेंट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में क्या है, कहीं भी लोकसभा या राज्यसभा में एक्सेप्ट मनी बिल कोई भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मान लेते हैं लोकसभा में क्या है, कोई भी हमें क्या बनाना है, कोडिफाई करना है किसी चीज को, किसी भी चीज को हमें कोडिफाई करनी है, ठीक है। जैसे कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, मान लेते हैं इसी के लिए हमें एक लॉ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, वो क्या होगा, एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पहले, ठीक, कहीं भी किया जा सकता है, हम लोकसभा लेके चल रहे हैं, बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में इसको पास किया जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ये राज्यसभा में जाएगा,
राज्यसभा में भी जब ये पास हो जाएगा तब ये जाएगा पार्लियामेंट के पास, ये तीनों को मिला करके, सॉरी प्रेसिडेंट के पास, ये तीनों को मिला करके ही पार्लियामेंट बनता है। हमेशा याद रखना पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत लोग गलती से भूल जाते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को भूलना नहीं है, ये तीन ही मिलाकर के बनते हैं पार्लियामेंट। इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जब एसेंट दे देता है तब क्या बन जाता है, तब बन जाता है हमारा एक्ट बन जाता है, या जिसे हम कोडिफाइड लॉ भी कहते हैं। अब ये जब भी कोई एक्ट बना, कोई भी एक्ट उठा के देखना, ठीक है, अभी जाना कोई सी भी एक्ट रैंडमली, कोई सी भी जो इंडिया ने पास की है एक्ट को, उसका पीडीएफ डाउनलोड आसानी से मिल जाता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। तो अगर तुम उसके पीडीएफ को निकालोगे तो उसमें देखोगे क्या दिया हुआ है। एक तो सबसे पहले दिया रहेगा प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी रहेगा। फिर उसके बाद क्या दिया रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा कि आखिर ये लॉ बनाया क्यों गया, क्या जरूरत थी इसको कोडिफाई करने की, क्या जरूरत थी इसके लिए एक्ट लाने की। तो उसमें बताया जाएगा कि हमने कॉन्सोलिडेट करने के लिए, ठीक है, पिनल प्रोविजन को एक साथ लाने के लिए, अमेंड करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा, उसके बाद फिर आएगा सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, या हो सकता है आर्टिकल। जनरली सब में सेक्शन ही होता है एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेशन एक्ट, सब में, सारे एक्ट में क्या होते हैं, सेक्शन वाइज होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आर्टिकल होता है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लिखे होते हैं, और लिमिटेशन एक एक्ट है, बाद में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, उसमें भी आर्टिकल ही होता है। लेकिन अगर हम उसके अलावा जितने भी लॉज की बात करते हैं, ठीक है, जैसे चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, सब में सेक्शन होता है। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 3, इस तरह से आपके सेक्शंस दिए रहेंगे, और इन सेक्शन में अलग अलग बातें कही गई होंगी। इसी को कोडिफिकेशन कहते हैं बेटा। कोडिफिकेशन यानी कि इकट्ठा हमने कर दिया चीजों को, ठीक है, चीजों को इकट्ठा करके एक सीरियल नंबर में हमने सजा दिया ताकि आसानी हो जाए। अब हम लोगों को कहीं कोई बात कहनी होगी तो हम डायरेक्ट वो सेक्शन बोल देंगे कि इस एक्ट के इस सेक्शन नंबर में ये बात कही गई है, आप बेयर एक्ट खोलिए, उसमें देख लीजिए, अच्छा हाँ इसमें तो ये बात कही गई है, ठीक है। इसीलिए कोडिफाई किया जाता है फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है, ताकि चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएं, ठीक है, हर जगह पूरी बात लिखने की जरूरत ना हो, सिर्फ सेक्शन नंबर अगर कोट कर दे रहे हैं तो उससे भी हमारी बात चल जा रही है, ठीक है। तो ये है पर्पस कोडिफिकेशन का। तो हमारे यहाँ मेजरली जो लॉज है वो कोडिफाइड ही है, एक्सेप्ट सम लॉज, ठीक है, जो कि टॉट जो है वो कोडिफाइड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा कोडिफाइड है। अब जब कोडिफाइड होता है तो उसको नाम दिया जाता है, जब भी कोई भी लॉ कोडिफाई होता है तो उसके लिए एक नाम, कोई ना कोई नाम चूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद क्या है, उसका ईयर का नाम, यानी जिस ईयर में वो बना, यानी जिस ईयर में उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, ठीक है, उसका भी नाम उसमें लिख दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है वो क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कब का है ये, 1872 का है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आधा घंटा हो चुका है नाजिया। पीवाईक्यू बेटा आपके वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, एमएलएस की आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां ऑलरेडी पीवाईक्यूज मिले हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ सकता है कि इसको ड्राफ्ट किसने किया, ठीक है, लिखा किसने है, ठीक है। तो इसको ड्राफ्ट किया है, ठीक है, ये पुराना है, यानी कि हमारी आजादी से पहले का है ये, ठीक है, 1872, हम लोग आजाद नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ही होते थे, वही लोग हमारे लिए लॉज बना रहे थे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिखा है ठीक है सर जेम्स, फिर जेम्स स्टीफन। क्या डेट भी याद करनी है, नहीं डेट नहीं याद करनी है आप लोगों को, डेट आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये इसको जो ये हुआ था, एक्ट बना था, इनैक्टमेंट नहीं ये है वो ऑफ
1 सितंबर 1872 का, बट नहीं, आप लोगों से डेट नहीं पूछा जाएगा, तो परेशान मत हो, ठीक है। आप लोगों से जो चीजें पूछी जा सकती है वो मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। तो ये इसके इनैक्टमेंट का डेट है, बट आप लोगों को परेशान नहीं होना, ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का ही सिर्फ पूछा जाएगा अगर डेट पूछ लिया तो। ये कॉन्स्टिट्यूशन का या एज सच कोई न्यू अगर ये आए हैं, न्यू लॉज आए हैं कोई, ठीक है, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता आया था, सीए का इम्प्लीमेंटेशन का डेट पूछा था, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यू लॉज हैं, उनका ही पूछा जाएगा, ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप परेशान नहीं हो, नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता दे रही हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीजें बताई हैं, कौन कौन सी चीजें बताई हैं, ठीक है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दे रही हूँ, ओवरव्यू आप लोगों को दे दे रही हूँ। तो सबसे पहले एक बताया है कि क्या होगा, एक प्रपोजल होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होगा, तो इसमें कहा है कि सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी हमारी क्या, प्रपोजल, ठीक है। क्या आएगी, प्रपोजल आएगी। प्रपोजल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो प्रपोजल में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहला टाइप्स ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑफर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रपोजल या टाइप्स ऑफ ऑफर हम लोग कह लें। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, यानी वैलिड ऑफर किसे कहेंगे, ठीक है, ये हम लोग प्रपोजल में पढ़ेंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना है तो सबसे पहली जो चीज है वो होगी प्रपोजल या ऑफर। इसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रपोजल, किस किस तरीके के प्रपोजल होंगे, या ऑफर हम लोग कहेंगे, और एक वैलिड ऑफर या एक वैलिड प्रपोजल किसको मानेंगे। क्या हर चीज को वैलिड प्रपोजल या वैलिड ऑफर मान लिया जाएगा, तो नहीं, इसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। प्रपोजल के बाद जो नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, वो आता है बेटा एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेंशियल्स इसके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे कि आखिर एक्सेप्टेंस कब मानेंगे, कब नहीं मानेंगे, ठीक है, किस जगह पे मानेंगे कि हाँ ये एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस है, और कहां पास नहीं होगा। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। और टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस तो दो ही तरीके का होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जब प्रपोजल हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। तो हम लोग प्रॉमिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है बेटा कंसिडरेशन, इसके बाद आता है कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन में हम लोग देखेंगे कि लॉफुल कंसिडरेशन किसे कहते हैं, और कंसिडरेशन का ये रूल है ना, कंसिडरेशन पहली बात तो उसे कहा जाता है जो भी वैल्यू दी जा रही है, ठीक है। ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया कि ठीक है ये जो प्रॉपर्टी है हम तुमको बेच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पैसा इसके लिए तय किया होगा कि हाँ हम इस प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेचेंगे, 1 करोड़ में बेचेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी इसके लिए कंसिडरेशन होगा, और जो पैसा 50 लाख रुपए दिया जाएगा वो इसके लिए कंसिडरेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पास नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट का ये है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का ये रूल है कि बिना कंसिडरेशन का आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू इट, कुछ एक्सेप्शन है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो हम देखेंगे कंसिडरेशन, क्या हर कंसिडरेशन लॉफुल हो जाएगा, नहीं, हर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगा, ठीक है।
और उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन क्या है, कि अगर मान लेते हैं कि कंसिडरेशन नहीं भी दिया जा रहा है, एक पार्टी ने कंसिडरेशन नहीं दिया है, तो तब भी क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये जब कंसिडरेशन मिल जाएगा, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बन गया है, इसके बाद कंसिडरेशन भी इसमें हमने लगा दिया है, तब ये क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाएगा, ये अग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट बन जाएगा, ये एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन एग्रीमेंट के साथ में क्या हम लोग करेंगे, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि वो अग्रीमेंट अगर कानून उसको इन्फोर्स कर रही है, यानी कानून के पास हम जाएंगे, कोर्ट में जब हम जाएंगे और बोलेंगे कि जज साहब इस फलाने इंसान ने इसको तोड़ दिया है, तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है, हम इसके बदले में आपको रेमेडी देंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फोर्सिएबिलिटी। ठीक है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ कहते हैं। तो जब ये अग्रीमेंट क्या होगा, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग क्या है, अग्रीमेंट के ही स्टेज पर यहीं पास हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पास हम पढ़ेंगे कि कब जो है एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन बना सकता है, कॉम्पिटेंट पार्टीज टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, हु आर कॉम्पिटेंट पार्टीज टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक हो गया, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो उसमें ये तो बताएगा कि एक तो वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। वैलिड कंसिडरेशन के साथ में और क्या चाहिए, पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट पार्टीज किसे कहते हैं, यानी ऐसा इंसान वो क्या है, साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी दिमाग उसका ठीक ठाक काम कर रहा है जिस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। तो साथ में क्या होना चाहिए, साथ में लीगल इंटेंशन होना चाहिए, लीगल इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके साथ में क्या होना चाहिए, उसके साथ में मेजर होना चाहिए, तो उसे ही हम कहते हैं कॉम्पिटेंट पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ में क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट किसे कहते हैं, कि बिना कोएजन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के हो, तो उसे हम फ्री कंसेंट कहते हैं। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला फ्लो चार्ट में हमने बताया कि क्या क्या आपको जरूरत है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, तो वो होगा, उसके लिए मैं बता रही हूँ नेक्स्ट फ्लो चार्ट। वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि वैलिड ऑफर कब कहेंगे, हर ऑफर को वैलिड नहीं मान लेंगे, हर एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं मान लेंगे।
ठीक है, वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट यानी मेजर साउंड माइंड की होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए यानी कि हमने कह दिया किसी को कि ठीक है अच्छा तुम लोग इस बार टेस्ट में ये करोगे, अच्छा जो नंबर अच्छा लाएगा मैं उसको ये दूंगी, टॉफी दे दूंगी। तो ये क्या है, मेरा कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है, मैंने बस ऐसे ही सोशली ट्रांजैक्शन में मैंने ये बस आपको स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है, मेरा कोई लीगल इंटेंशन क्रिएट नहीं करना है कि इससे मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हूँ। आपके फादर ने कह दिया कि ठीक है आपका एग्जाम निकल जाएगा तो मैं आपको आईफोन दूंगा, ठीक है मैं आपको बाइक दूंगा। तो यहाँ पास क्या है, ये क्या है, एक सोशल रिलेशन में कहा गया है, लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट किया गया है, तो वहां पास आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इंटेंशन होना चाहिए आपको लीगल रिलेशन का कि हाँ भाई हम ये सामान इससे ले रहे हैं, उसके बदले में ये चीज हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कंसेंट फ्री होना चाहिए, ठीक है, यानी सामने वाले की प्रॉपर सहमति होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह से उसको उससे चीजें छुपाई नहीं गई हो, फ्रॉड जबरदस्ती नहीं बुलवाई गई हो, ठीक है, उसको थ्रेट नहीं, धमकी वमकी नहीं दिया गया हो, तो ये सारी चीजें फ्री कंसेंट में आ जाती है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किसी लॉ के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। लॉ प्रोहिबिट कर रहा है किसी चीज को सेल करने से, आप उसी चीज को बेच रहे हैं, तो क्या आप उस चीज को बेच रहे हैं और उसके बाद सामने वाले ने आपको पैसा नहीं दिया तो आप जाके कहेंगे कि अरे रे मैंने तो इससे क्या है, ये जो प्रोहिबिटेड लकड़ी थी मैंने बेची थी, इसके बदले में इसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो सरकार कहेगी पहली बात तो आपने इलीगल काम किया है, तो यू आर नॉट गोइंग टू, पहली बात तो वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ऊपर से आपको सजा अलग से मिलेगी। कोई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं हो, कोई पॉलिसी बनाई है कि हाँ अभी जो है इस चीज को बैन कर रहे हैं हम, इस चीज की सेल नहीं हो सकती है, इस चीज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता है, तो वहां पास भी नहीं माना जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इन पब्लिक पॉलिसी या लॉ के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल एक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अरे मैं जो हूँ जादू से तुम्हारे लिए खजाना ले आऊंगा, मैं जादू से क्या क्या बारिश करा दूंगा, तो ये सारी चीजें क्या है, इम्पॉसिबल एक्ट है, वहां पास भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, सेम सेंस में होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि मैं एक्स प्रॉपर्टी को बेचना चाह रही हूँ, सामने वाला समझ रहा है वाई प्रॉपर्टी को बेचना ये चाह रही है, तो सेम सेंस नहीं हुआ है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सेम सेंस में बनना चाहिए, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद 9 में वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट किसे कहते हैं, सट्टा लगाने को, बेट लगाने को, शर्त लगाने को। वो भी ये हो गया कि मैंने किसी शर्त लगाया कि अच्छा इंडिया जीत जाएगी तो तुम्हें मुझे 1000 रुपए देना होगा, पार्टी देनी होगी। उसके बाद इंडिया जीत जाती है, सामने वाला इंसान पार्टी नहीं देता, तो क्या मैं जाकर के कोर्ट में सूट फाइल कर दूंगी कि इसने मुझे पार्टी नहीं दी? नहीं, क्यों? क्योंकि वो वेजरिंग एग्रीमेंट में हो जाएगा। तो मस्ट नॉट बी अ वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पास लिख लीजिए मस्ट नॉट बी अ वेजरिंग एग्रीमेंट, कोई भी इस तरह से शर्त वाली नहीं हो। ठीक है, कि अच्छा ये बेट नहीं हो। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, लक पर डिपेंड करता है। वेजिंग एग्रीमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो सिर्फ और सिर्फ लक पर, चांस पर डिपेंड करता हो, उसे हम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, एसेंशियल्स पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेंशियल्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इसके बेसिस पर 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, इसके बेसिस पर 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वॉइड, वॉइडेबल या वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, वॉइड कब होगा, वॉइडेबल कब होगा और वॉइड एब इनिशियो कब होगा। ठीक है, ये क्या है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन सारे कंडीशन पर ही बेस्ड है। मान लेते हैं कहीं हमने क्या है, ठीक है, वॉइड कहाँ माना जाएगा, कि किसी माइनर के साथ करें तो वॉइड एब इनिशियो कहला जाएगा। ठीक है, वॉइड कहाँ माना जाएगा, कि इलीगल है। ठीक है, इलीगल है तो भी वो वॉइड माना जाएगा। वॉइडेबल कहाँ माना जाएगा, हमने क्या किया है, कोअर्जन से लिया है किसी का कंसेंट। ठीक है, तो वो वॉइडेबल माना जाएगा। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बेसिस पर, ठीक है, एसेंशियल्स के बेसिस पर 3 तरह के हम लोग पढ़ेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल और वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया गया है तो ब्रीच के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है तो क्या होगा।
और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेमेडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर उसके बाद एसेंशियल हो जाएगा। एसेंशियल होगा तो उसमें से हो सकता है कि कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बने हैं जो कि वॉइड है, वॉइडेबल है, या वॉइड एब इनिशियो है। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस। ठीक है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, आपको रेमेडीज मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा ये हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम बेलमेंट पढ़ेंगे, प्लेज पढ़ेंगे, इंडेमनिटी पढ़ेंगे, गारंटी और एजेंसी। इससे पहले अच्छा हम लोग एक और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं जब जो जिन लोगों ने टॉर्ट्स पढ़ लिया है उन लोगों को मैं बोल रही थी क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर। कमिटमेंट ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाँ, अगर आपने ये किया है कि हाँ ये भी हो सकता है, हाँ, इट कुड बी अ वैलिड। ये फ्लो चार्ट है, आप चाहें तो कर ले, नहीं अगर आप चाह रहे हैं तो ऐसा कोई ये नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम लोग ये करेंगे ही। बस मैंने आपको आइडिया दे दिया क्या क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजल, पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस, पढ़ेंगे प्रॉमिस, कंसिडरेशन, सबको डिटेल में कवर करेंगे, अग्रीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसके बाद हम लोग एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, ब्रीच पढ़ेंगे कि परफॉर्म कैसे करना है, कहाँ करना है। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस नहीं किया तो क्या होगा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद फिर रेमेडीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रिटन होना नेसेसरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी रिटन, जरूरी नहीं है कि वो रिटन ही हो, बिना रिटन। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका रिटन होना जरूरी है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट का रिटन होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम जा रहे हैं, ठीक है, अपने उसके पास दुकान में, ठीक है, 10 रुपए की कोई चीज खरीदने, तो क्या उसके लिए हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, नहीं, बट इन इट सेल्फ वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, आप कहीं ये कुछ भी खरीदने जा रहे हैं छोटे मोटे शॉप पर, तो उसके लिए तो आप कोई रिटर्न में एग्रीमेंट लेते नहीं हो। ठीक है, रिटर्न में कुछ होता नहीं है, बट वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होने चाहिए, बट हाँ, कुछ जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है, तो उसके लिए आपको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए होगा। ठीक है, आप उसके लिए ओरली नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल मुस्लिम लॉ में वो गिफ्ट ना हो तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं, जब शुरू करते हैं ऑफर से। ठीक है, ऑफर या प्रपोजल। ठीक है, तो ऑफर या प्रपोजल का जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या दिया गया है, कहा गया है कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाई। ठीक है, ये यहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले आपने नहीं लिखा है लेकिन बट यहां से सबको नोट डाउन करना है। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस। ठीक है, एक पर्सन क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, बता रहा है क्या, अपना विलिंगनेस, किस चीज के लिए विलिंगनेस, विलिंगनेस टू डू एन एक्ट
किस चीज के लिए विलिंगनेस, कि ये काम हम करना चाह रहे हैं, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, हो सकता है किसी काम को वो ना करना चाह रहा हो, उसका भी ये कह सकता है कि ठीक है हम लोग ये करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक काम करेंगे कि ये जो हमने प्रॉपर्टी ली इस पर घर नहीं बनाएंगे, इस पे हम लोग गार्डन बनाएंगे, ठीक है, इस पर कोई हम लोग दोनों ये नहीं बनाएंगे, हो सकता है ऐसा भी प्रपोजल हो सकता है, किसी का हो सकता है किसी काम को नहीं करने का भी प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू एन एक्ट और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है, क्यों आखिर ये बता क्यों रहा है, क्या इसका कुछ तो होगा, पर्पस मोटिव कुछ तो होगा, तो इसका पर्पस ये है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एसेंट, ठीक है। देखो अभी क्या मैंने एक पैटर्न देखा है जामिया के उसमें, जामिया का जो आ रहा है क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं जिसमें आपको आर्टिकल्स के या कुछ सेक्शंस के एज इट इज क्या दे दिए जा रहे हैं, स्टेटमेंट दे दिए जा रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भरना हो रहा है, तो वहां पास ठीक है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैं तुम लोगों को जहां मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं एक्ट का एग्जैक्ट मीन बता दूंगी, ठीक है, ये एग्जैक्ट टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बात लिखी गई है। तो नॉर्मली तो मैं तुम लोगों को आइडिया बताऊंगी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं समझाऊंगी, लेकिन कहीं कहीं जहां जहां मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि ये बात लिखी गई है वहां स्पेसिफिकली एक्ट में, तो प्लीज उसको क्या करना है, उसको 3-4 बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, अच्छे से, कि वो दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ऐसा क्या कर रहा है जामिया, क्वेश्चन दे रहा है, मैंने आर्टिकल 21 पे आई थिंक आया था क्वेश्चन, और आर्टिकल 14 पर भी आया था, एंड आई थिंक मैंने अपने लाइव क्लास में बताया भी था, ठीक है, यूट्यूब पर मेरी लाइव क्लास उसमें भी मैंने बताया था कि क्या करता है, कि जैसे आर्टिकल 21 क्या है, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अब यहाँ ब्लैंक दे दिया है, तो जब तक कि तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम कुछ भी इसमें भर सकते हो, तो इस तरह का दे सकता हो सकता है यहाँ तुम्हें कर दे व्हेन अ पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू एन एक्ट और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एसेंट देयर टू इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है, तो इज कॉल्ड प्रपोजल, इज कॉल्ड ऑफर, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पास हो सकता है यहाँ पास ब्लैंक दे दे, आप बताना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रपोजल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफर का हमारा डेफिनेशन दिया गया है हमारे उसमें, ऑफर का मतलब क्या है, ऑफर का मतलब यही समझ में आ रहा है कि एक इंसान बता रहा है इस काम को करने के लिए कि ये काम हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर ये काम हम नहीं करना चाह रहे हैं, और वो क्यों बता रहा है, उसको बताने के पीछे पर्पस यही है कि ताकि सामने वाला का एसेंट को वो ऑब्टेन करना चाह रहा है कि ओके आर यू अग्रीइंग टू माई वॉट एवर आई एम सेइंग, तो वो उसकी सहमति को ऑब्टेन करना चाह रहा है, इसीलिए प्रपोजल है, ठीक है। अब प्रपोजल जब चला जाएगा तो क्या आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा, ठीक है, आएगा ना एक्सेप्टेंस, तो अच्छा प्रपोजल जो दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे, जो प्रपोजल दे रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको 2-3 नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि इसको प्रपोजल को ऑफर कह रहे हैं, तो इसको हम लोग ऑफ पर्सन मेकिंग प्रपोजल, जो प्रपोजल दे रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑफरर, ऑफरर भी कह सकते हैं, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, प्रपोजर भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी एक और नाम बताएंगे, अभी यही 2 लिखो, ठीक है, इसके बाद एक और नाम बताएंगे, ऐड कराएंगे, तो पर्सन मेकिंग प्रपोजल, ऑफरर या प्रपोजर, यहां तक हो गया। ठीक है, हाँ तो ये हो गया, इसके बाद एक्सेप्टेंस आते हैं, तो एक्सेप्टेंस का क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस का कह रहा है कि जिस इंसान को प्रपोजल दिया गया, ठीक है, द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल, तो वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ठीक है।
जिस इंसान को प्रपोजल दिया गया है वो क्या कर दिया है, उसने एसेंट दे दिया है, इसीलिए तो प्रपोजल बनाया गया था ताकि उसका एसेंट ले सके। अब इसने एसेंट दे दिया तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इसी के साथ में कहा गया है, एक प्रॉमिस बताया गया कि प्रॉमिस किसको कहेंगे, तो प्रॉमिस कहा, हाँ बस एंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉमिस किसको कहेंगे, तो प्रॉमिस कहेंगे एक्सेप्टेड प्रपोजल को, कि जब किसमें, जब प्रपोजल में एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, इट विल बिकम अ प्रॉमिस। ठीक है, इट विल बिकम अ व्हाट, प्रॉमिस। व्हेन प्रपोजल यहां से आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लीगल रीजनिंग के अलावा भी आपसे डायरेक्ट, कि प्रॉमिस किसे कहेंगे, तो एक्सेप्टेड प्रपोजल को कहेंगे, जिस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो दैट बिकम्स प्रॉमिस। व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, ये क्या बन जा रहा है, तो प्रॉमिस बन जा रहा है। अब यहां पास क्या है, दो पार्टीज निकलेंगी, एक होगी प्रॉमिसर और एक होगी प्रॉमिसी। अब कहोगे कि ये कौन से आ गए, ये तो अलग अलग लोग आ गए। ठीक है, तो यहां पास प्रॉमिसर हमारा कौन होगा, प्रॉमिसर हमारा ऑफरर ही होगा। तो ऑफरर का एक और नाम, तीसरा नाम क्या हमने दिया, प्रॉमिसर दे दिया। ठीक है, ऑफरर का क्या नाम दिया, एक और तीसरा, प्रॉमिसर। याद रखना, याद कर लो, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। प्रॉमिसर, ऑफरर, प्रपोजर, तीन नाम हमने दे दिया। अब ये एक्सेप्ट, जिसने एक्सेप्ट किया उसका भी तो कुछ नाम देते हैं, तो इसका भी नाम हम लोग दे देते हैं कि इसका नाम क्या होगा, पर्सन गिविंग एसेंट या एक्सेप्टिंग प्रपोजल। उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देंगे ऑफरी, एक्सेप्टर या प्रॉमिसी। नहीं बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा कि एक लड़का है किसी लड़की को प्रपोज करता है, वो एक्सेप्ट करती है, तो नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो इंसान एसेंट दे रहा है, यानी कि हम जिसने एक्सेप्टेंस दिया है, वो क्या कहलाया जाएगा, ऑफरी, एक्सेप्टर या प्रॉमिसी। ये तीन नाम इसके हो गए, वो तीन नाम उसके हो गए, रेस्पेक्टिवली आप लोग अपना नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होने वाली है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप लोगों से आज के क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी, कल आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।